जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम सुजीत है और मैं आज एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सीरीज को अगेन कंटिन्यू करने जा रहा हूं। कुछ कारणवश मैं कंटिन्यूटी नहीं कर पाया था, बट अगेन मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं और पूरा आपका जो सिलेबस है मैं उसको कंप्लीट करूंगा। मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया तक छोड़कर गया था और आज हम माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह एक यूकैरियोटिक सेल का एक सेल ऑर्गेनल है और यह इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। यही माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में एटीपी बनाने का काम करता है, इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। चलिए तो लाइन बाय लाइन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल टर्म है। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया हो तो हम उसे माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया unless specifically stained are not easily visible under the माइक्रोस्कोप। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जब तक आप उसको स्टेनिंग ना करें, स्टेनिंग मतलब होता है किसी चीज पे आप कलर डालें और जब वह ऑर्गेनल अगर वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर आप उसे माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तभी वो विजिबल हो पाता है। तो कह रहा है कि माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आपको देखना हो तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेनिंग करना पड़ेगा। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physical or activity of the cells. एक सेल में एक से ज्यादा भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि कितना है उस सेल के एक्टिविटी पे। सपोज कर लो कि कोई सेल बहुत ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि मसल्स वगैरह, दौड़ने में कितना ज्यादा एक्टिव रहता, तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो सकता है। कोई है सेल कम परफॉर्मेंस कर रहा है, कम एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह थोड़ा कम होगा। In terms of shape and size also, considerable degree of variability is observed. माइटोकॉन्ड्रिया है जो जो होता है वह जरूरी नहीं हो कि एक ही शेप का होगा। अलग अलग सेल में आपको एक ही माइटोकॉन्ड्रिया का अलग अलग शेप भी देखने को मिल सकता है, बट हाँ, सबका फंक्शन जो होगा वह एक ही होगा। दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह एटीपी बनाने का काम करता है। टिपिकली इट इज अ सॉसेज शेप्ड, सॉसेज मतलब होता है ऐसा, सॉसेज शेप्ड, नीचे कर्व रहता है, सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर। बहुत छोटा है, छोटा होता है। डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ की बात कर रहा है। 0.2 टू 0.1 माइक्रोमीटर। एवरेज जो होगा वह 0.5 माइक्रोमीटर है एंड लेंथ होगा इसका 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर। समझ गए। कह रहा है ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन वॉल, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। हर माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखोगे तो डबल मेम्ब्रेन होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर with the outer membrane and the inner membrane, dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास टू मेम्ब्रेन होता है, एक बाहर वाला मेम्ब्रेन और एक अंदर वाला मेम्ब्रेन। और बाहर वाला मेम्ब्रेन ऐसा, जैसे देखो यह एक माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका दो लेयर है, एक मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन, और बीच में ये खाली जगह रह गया, खाली जगह रह गया। ठीक है। द आउटर दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। बाहर वाला है तो बाहर का आउटर कंपार्टमेंट और अंदर का जो साइड बच जाएगा उसे हम कहेंगे इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ अ डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। अंदर वाला जो कंपार्टमेंट होता है वह फिल्ड रहता है कुछ लिक्विड और कुछ प्रोटीन्स वगैरह और भी बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह होते हैं। सबको मिला के हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। सबको मिलाकर माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें लिक्विड होता है, प्रोटीन्स होता है और भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबको मिलाकर हम उसे कहते हैं कि वह मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों? वह मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। द आउटर मेम्ब्रेन forms the continuous limiting boundary of the organelle. आउटर मेम्ब्रेन कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस है और लिमिटिंग बाउंड्री, लिमिटिंग मतलब होता है वही सेपरेट करता है किसको, जैसे कि बड़ा सा सेल है और बड़ा सा सेल के अंदर जो है वो
बड़ा सा सेल के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? आउटर मेम्ब्रेन। कौन कर रहा है? आउटर मेम्ब्रेन। इसलिए उसको बोलना है लिमिटिंग बाउंड्री। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। यह जो इनर मेम्ब्रेन है, यह जो इनर मेम्ब्रेन है, अगेन बना के दिखा रहा हूं, यह जो इनर मेम्ब्रेन है ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा, और इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? ये जो फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहेंगे क्रिस्टी। सिंगुलर इसका होता है क्रिस्टा। टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, कहाँ के, किसकी तरफ? मैट्रिक्स की तरफ। द क्रिस्टी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। इसके फोल्डिंग की वजह से क्या होता कि उसका जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया का जो सॉरी जो इनर मेम्ब्रेन है, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. दोनों मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के पास अपना अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है और अपना अपना फंक्शन वह परफॉर्म करता है। अपना अपना फंक्शन वह परफॉर्म करता है। समझ गए? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हम सेलुलर रेस्पिरेशन में देखेंगे कि यही वो साइट है जहां पर ग्लूकोज फाइनली जो ग्लूकोज टूट के जो पायरुवेट बनता है और पायरुवेट फर्दर क्रेब साइकिल में जाकर जो एटीपी का प्रोडक्शन करता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ही करता है और अल्टीमेटली जो 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है वह आपको दिखेगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह जो रिएक्शन होगा जिसकी वजह से एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा उसी को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं यह पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या है? वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि वो क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल है। कह द मैट्रिक्स also possesses single circular DNA molecule, a few RNA molecules, ribosome 70s and the compartments required for the synthesis of proteins। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है, सरप्राइजिंगली आपको वहां पे भी डीएनए देखने को मिलेगा और वह जो डीएनए होगा वो सिंगल सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा। साथ साथ कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी होगा और राइबोसोम जो होगा वह 70s टाइप का होगा। इसके जितने सारे फीचर्स आप गौर से देखोगे तो वो प्रोकैरियोट के जैसा यह नजर आता है। इसलिए एक थ्योरी दिया गया था जिसे हम बोलते हैं इंडो सिम्बायोंट थ्योरी। मीन्स यह कहा जाता है उस थ्योरी में कि यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एक्चुअली में पहले बैक्टीरिया था, बट यूकैरियोटिक सेल के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो किया और यह यूकैरियोट के अंदर आके रहने लगा। क्योंकि बैक्टीरिया में भी डबल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में भी 70s टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है, वहां पर भी आपको सिंगल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। सारे फीचर्स इसके मैच कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं उसको इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड करता है बाय फिजन। आपने यह भी पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया होता है वह भी किस तरीके से डिवाइड करता है? वह भी फिजन के थ्रू ही डिवाइड करता है। बैक्टीरिया जो होता है वह भी फिजन के थ्रू ही डिवाइड करता है। जो बैक्टीरिया है वह भी फिजन के थ्रू ही डिवाइड करता है। अब हम देख रहे हैं प्लास्टिड्स। क्या है? प्लास्टिड्स। अब हम देख रहे हैं प्लास्टिड्स। कह रहे प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स आपको प्लांट में ही मिलेगा। प्लास्टिड्स आपको ओनली एंड ओनली प्लांट्स में ही मिलेगा। जरा देखना प्लास्टिड्स किसको कहते हैं। कह रहा प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। याद है यूग्लिनोइड हमने कहाँ पढ़ा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो प्रोटिस्टा था उसके अंदर हमने यूग्लिना को देखा था और यूग्लिना भी क्या कर रहा था? फोटोसिंथेसिस कर रहा था। तो प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड के टाइप्स है जैसे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड्स है
या तो हाइड प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा, प्लांट्स में देखने को मिलेगा, या फिर यूग्लिनाइड में देखने को मिलेगा। These are easily observed under the microscope as they are large. ये जो है आसानी से माइक्रोस्कोप में दिख जाता है, क्यों? क्योंकि इसका साइज जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। They bear some specific pigments. Specific pigments कहने का मतलब ऐसा पिगमेंट जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करे, उसकी बात कर रहा है। साथ साथ कुछ ऐसे पिगमेंट्स भी यह स्टोर करता है जो फूड को स्टोर करेगा, समझ गए, फूड को, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स। यह जो पिगमेंट है फूड को भी स्टोर कर सकता है, साथ साथ यह क्या करेगा, ये कलर को भी स्टोर करता है, और इसकी वजह से प्लांट का कलर आपको अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि मेनली क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का जो कलर होता है वह ग्रीन होता है। क्लोरोफिल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast। जो टाइप्स ऑफ पिगमेंट है अलग अलग प्लास्टिड्स में अलग अलग टाइप का दिखेगा, और उसमें हमें तीन कैटेगरी देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट हमें देखने को मिले। कह रहा था क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और कुछ कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और कुछ कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है। इन द क्रोमोप्लास्ट, fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophyll and other are present। जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कलरफुल पिगमेंट ही होगा, और क्रोमा मीन्स होता ही है कलर। तो प्लास्टिड्स का ऐसा टाइप जो कि कलर को स्टोर करे उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोप्लास्ट। और क्या क्या होगा उसमें, कैरोटीन होगा जो कि ऑरेंज जैसा कलर देगा, जैंथोफिल होगा जो कि येलो जैसा कलर देगा, एंड अदर कुछ और भी पिगमेंट्स होगा। This gives the part of a plant a yellow, orange, red color. The leucoplasts are colorless plastids of varied shape and size with stored nutrients। और यह जो ल्यूकोप्लास्ट है, अभी तक हमने देखा जो प्लास्टिड्स हैं उसके टाइप्स है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक और है जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है फूड को स्टोर करना, और यह कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को, जैसे कि एग्जांपल है पोटैटो। एलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल को एंड फैट को, किसको, ऑयल को। आप इससे याद रख सकते हैं ऑयल से। एलियोप्लास्ट जो होता है ऑयल को, फैट को स्टोर करके रखता है। और नेक्स्ट होता है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट है एल्यूरोप्लास्ट, जो कि किसको स्टोर करके रखेगा, वो स्टोर करता है प्रोटीन्स को। वो किसको स्टोर करेगा, वो स्टोर करता है प्रोटीन्स को। अब जरा देखो तो, कह रहा मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ द ग्रीन प्लांट्स एंड आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो है वह ग्रीन प्लांट में ही मिलेगा, और वो ग्रीन प्लांट में वो उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। और मिलेगा कहाँ पे, प्लांट के जो लीफ होता है, लीफ में भी दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक मीजोफिल सेल होता है, उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, तो जो प्लांट का सेल होता है, जो मीजोफिल सेल होता है, उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। कह रहा है दीज आर लेंस शेप्ड। लेंस शेप्ड कुछ ऐसा होगा, लेंस शेप्ड बहुत सारे टाइप के शेप्स हो सकते हैं। लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड ऐसा हो सकता है, डिस्क्वायर्ड डिस्क शेप का हो सकता है, और इवन रिबन लाइक ऐसा हो सकता है, ये भी शेप हो सकता है क्लोरोप्लास्ट का। रिबन लाइक ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ जो है 2 to 4 माइक्रोमीटर। समझ गए, वेरिएबल लेंथ होगा, वेरिएबल साइज होगा, और अलग अलग शेप में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, अलग अलग शेप में। Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas
a green alga to 20 to 40% in a mesophyll. See, यह जो क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे हो, क्लोरोप्लास्ट, वह क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी करेगा। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, क्योंकि यूनिसेलुलर होता है तो उसके अंदर आपको एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। वहीं पे जो मीजोफिल सेल होता है लीफ का, मीजोफिल सेल जो होता है उसके अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल देखने को मिलेगा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा, उसके अंदर, अच्छा उसका डायग्राम छूट गया था, दोबारा से बता देता हूँ, डायग्राम उसका छूट गया था, मैं बता रहा हूँ डायग्राम। जो जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसके डायग्राम को जरा देखो। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, यह उसका आउटर मेम्ब्रेन है। उसके जस्ट अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इनर मेम्ब्रेन है, और अंदर में जो लिक्विड वाला पार्ट है सब, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और जो आउटर और इनर के बीच का स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और अंदर वाला जो इनर मेम्ब्रेन है वह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करता है इनसाइड द मैट्रिक्स, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। सिंपल डायग्राम अगर बनाए तो सिंपल डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। सी, अंदर वाला मेम्ब्रेन जो है इस तरीके से फोल्डेड रहता है, अंदर वाला मेम्ब्रेन जो है इस तरीके से बच्चों फोल्डेड रहता है। और यह जो फोल्डेड है इनर मेम्ब्रेन, इसको क्रिस्टी कहते हैं। यह तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, क्या हो गया बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, यह इनर मेम्ब्रेन हो गया। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और अंदर में क्या है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में ही क्या है, इनर मेम्ब्रेन का प्रोजेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। इसको इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये जो प्रोजेक्शंस है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। चलिए, ये छूट गया था डायग्राम, इसलिए मैंने बता दिया है। आगे अब ठीक करा कि जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, उसी तरीके से आपको दिखेगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका भी दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन होता है। करा ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। जो अंदर वाला क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन होता है वह रिलेटिवली लेस परमेबल होता है। परमेबल का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को अपने बॉडी के अक्रॉस आने देगा या नहीं आने देगा, जाने देगा या नहीं जाने देगा, उसी को हम परमेबिलिटी कहते हैं। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस होता है बच्चों, उसी को हम कहते हैं स्ट्रोमा। अच्छा जरा देखना, ये कैसा आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। यह आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला पार्ट इनर मेम्ब्रेन हो गया, और इसके अंदर एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा। तो एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं ग्रेना, और ग्रुप ऑफ क्वाइन को हम बोलते हैं थैलेक्वाइड। तो ये वाला पोर्शन तो थैलेक्वाइड हो जाएगा तीनों को मिला के, और सिर्फ एक को अगर देखें तो उसे वो हम ग्रेना बोलेंगे। और ऐसा स्ट्रक्चर और होगा उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा बच्चों उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा लैमिली। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमिली। सो यह आउटर मेम्ब्रेन, यह इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर वाला जो लिक्विड वाला पार्ट होगा उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा, उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। सी, कह रहा है a number of organized flattened membranous sacs called thylakoids, इसकी बात कर रहा है। ग्रुप ऑफ ग्रेना को बच्चों हम बोलते हैं थैलेक्वाइड्स, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। सही बात है कि यह जो थैलेक्वाइड है वह कहाँ पे प्रेजेंट आपको दिख रहा है, वह स्ट्रोमा में दिख रहा है। थैलेक्वाइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना। एक एक ग्रेना जब पाइलिंग करता है, जब एक के ऊपर एक इकट्ठा होता है, तो उसी को हम मिलाकर कहते हैं कि वह थैलेक्वाइड है। क्या है, थैलेक्वाइड है। एक को हम ग्रेनम कहेंगे। और द इंटीग्रल थैलेक्वाइड्स, सॉरी, और द इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड्स, इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड्स। एक एक जो थैलेक्वाइड का पार्ट है उसे हम कहेंगे ग्रेना, या और उसी को हम या बोलते हैं इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड्स। कह रहा है इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुलस कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिली कनेक्टिंग द थैलेक्वाइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। मैंने कहा कि एक थैलेक्वाइड को दूसरे थैलेक्वाइड से जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है इसकी बात कर रहा है। इसी को कहते हैं बच्चों स्ट्रोमा लैमिली। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली। The membrane of the thylakoids enclose a space called lumen. See,
जो थाइलेक्वाइड के अंदर ये वाला जो कैविटी है बच्चों, इसको हम कहते हैं लूमिन। क्या कहते हैं इसको? लूमिन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। देखो, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस में देखेंगे कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा होता है बच्चों, तो इसी स्ट्रोमा में जाकर वह जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसी की बात कर रहा है। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स required for the synthesis of carbohydrates and proteins. It also contains a small double-stranded circular DNA. हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, और यहाँ पर क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कैसा है? एंड साथ साथ राइबोसोम है, मतलब कि इसके पास अपना डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलेक्वाइड्स। अभी सी बात है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल का कैसा कलर होता है बच्चों? वह होता है ग्रीन, और उसी की वजह से प्लांट हमें किस कलर का नजर आता है? ग्रीन कलर का नजर आता है। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम दैट इज द 80s। प्लांट सेल जो होता है वह यूकैरियोटिक होता है, और यूकैरियोट में हमें 80s टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। बट यह जो क्लोरोप्लास्ट है, यह एक्चुअली मैंने कहा कि पहले यह बैक्टीरिया हुआ करता था, बाद में यह यूकैरियोटिक सेल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर लिया। तो इसके अंदर जो हमें राइबोसोम देखने को मिलेगा वो 70s टाइप को देखने को मिलेगा, और जो इस प्लांट सेल के अंदर होगा बच्चों, वो हमें 80s टाइप के देखने को मिलेगा। कितना? 80s टाइप को। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों, उसे हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। आपने कई बार यह पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स को हम बोलते हैं यह प्रोटीन फैक्ट्री है, साइट ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री है। यहीं पर जाकर क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सो कह रहे हैं राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953। राइबोसोम्स जो होता है वह ग्रैनुलर, दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर होता है, और पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया किसके थ्रू? जॉर्ज पैलेट के थ्रू 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज द आरएनए एंड प्रोटीन्स। जो राइबोसोम है वह किस चीज का बना होता है? तो वह खुद ही आरएनए का बना होता है, और साथ साथ वो प्रोटीन का बना होता है, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और यह जो राइबोसोम होता है बच्चों, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में हमें देखने को मिलता है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s व्हाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। देखो कि जो यूकैरियोटिक सेल होगा तो वहां पे जो हमें राइबोसोम देखने को मिलेगा 80s देखने को मिलेगा, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा बच्चों, वहां पे हमें वह 70s टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलेगा। जो यूकैरियोटिक सेल होगा वहां पे हमें 80s देखने को मिलेगा, और जो प्रोकैरियोटिक है बच्चों, वहां पे हमें वो कैसा देखने को मिलेगा? 70s टाइप को देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? 70s टाइप को देखने को मिलेगा। 70s टाइप को देखने को मिलेगा। 70s टाइप का देखने को मिलेगा। चलो, करा each ribosomes have two subunits, larger and smaller subunit. The two subunits of 80s ribosomes are 60s and 40s, while that of 70s ribosomes are 50s and 30s। देखो, हर एक राइबोसोम के पास हर एक राइबोसोम के पास बच्चों दो सब यूनिट देखने को मिलेगा, एक छोटा वाला सब यूनिट और उसी का बड़ा वाला सब यूनिट। जो छोटा वाला सब यूनिट होगा यूकैरियोट प्रोकैरियोट में दोनों अलग अलग होगा। जैसे मैंने कहा कि यूकैरियोटिक सेल में बच्चों कैसा होता है? 80s टाइप का राइबोसोम होता है, तो उसका बड़ा वाला जो यूनिट होगा वो 60s टाइप का होगा, और जो छोटा वाला यूनिट होगा वो 40s टाइप का होगा। दोनों को मिला देते हैं बच्चों, तो वो दोनों को मिलाने के बाद जो उसका टाइप आता है वह 80s टाइप का होता है। अब डायरेक्ट नहीं जोड़ देना है, 60 प्लस 40 जो होता है वो 100 जोड़ा, नो, इट्स अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जो स्पिनिंग करके राइबोसोम निकलता है, तो अकेला अकेला निकालने पे 60s और इसको अकेला निकालेंगे तो 40s, लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तो 80s रोटेशन पे ही वो बाहर आ जाता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पे बाहर आ जाता है, इसलिए उसको हम 80s कहते हैं। क्या कहते हैं? 80s। डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर देना है कि जोड़ दिए 60s प्लस 40s 100s, नो, 60s प्लस 40s यूकैरियोट में होता है बच्चों 80s। और जो प्रोकैरियोट में है उसमें रहेगा नीचे में 50s, और बड़ा वाला और छोटा वाला रहेगा 30s, और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो यह हो जाएगा बच्चों 70s। कैसा हो जाएगा?
इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो यह आपको 70s टाइप का राइबोसोम दे देगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद यह 70s टाइप का राइबोसोम दे देगा। समझ गए? चलिए तो जरा देखें। कह ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स larger and smaller subunits. The two subunits of 80s ribosomes are 60s and 40s, while that of 70s ribosomes are 50s and 30s. Here S जो है वह है स्वेडबर्ग यूनिट है, किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन मतलब होता है कि कितने रोटेशन पे सेडिमेंट नीचे बैठ जाता है, उसकी बात कर रहा है। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। यह जो एस है वो साइज एंड डेंसिटी को मेजर करने में मदद कर रहा है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स। एक बड़ा वाला सब यूनिट होता है और एक छोटा वाला सब यूनिट होता है। कैसा होता है बच्चों? एक बड़ा वाला सब यूनिट होता है और एक छोटा वाला सब यूनिट होता है। एक बड़ा वाला सब यूनिट होता है और एक छोटा वाला सब यूनिट होता है। कैसा होता है? एक बड़ा वाला सब यूनिट होता है और एक छोटा वाला सब यूनिट होता है। बड़ा वाला सब यूनिट होता है और एक छोटा वाला सब यूनिट होता है। अब नेक्स्ट है बच्चों, उसका नाम है साइटोस्केलेटन। नाम से ही यहाँ पे देख, अच्छा डायग्राम भी इसका देख लो। इसका डायग्राम अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये छोटा वाला सब यूनिट दिख रहा है और ये बड़ा वाला, जब दोनों जुड़ जाएगा तो एक यूनिट बन जाएगा। सपोज करो कि ये 70s का रहा होगा तो स्मॉल वाला जो होगा वो हो जाएगा 30s और लार्जर वाला हो जाएगा 50s। और मान लो यह 80s का होगा तो ये हो जाएगा 40s और ये हो जाएगा 60s। तो दोनों को मिला दोगे तो वह ओनली 80s का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली 80s का हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों साइटोस्केलेटल। क्या है? साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स होता है सेल और स्केलेटल मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो उसको सपोर्ट करे। क्या करे? उस सेल को सपोर्ट करे, उसी को कहते हैं साइटोस्केलेटल। क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटल। कह रहा है एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। देखो यह इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि किसी सेल के अंदर इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर किस किस चीज का बना होगा? माइक्रोट्यूब्यूल का, माइक्रोफिलामेंट का एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना होगा और वह साइटोप्लाज्म में होगा और उस साइटोप्लाज्म को रिजिडिटी देने का काम करता है। इसलिए उसको बच्चों हम कहते हैं साइटोस्केलेटल। क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटल। वह पूरे सेल को एक शेप देने का काम करेगा। नेक्स्ट है द साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। यह जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेल में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी देता है एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा और मोटिलिटी करने में भी मदद करता है और सेल के शेप को भी मेंटेन करने में मदद करता है। कौन? साइटोस्केलेटन। कौन बच्चों? साइटोस्केलेटन। आपने पढ़ा होगा ये सब। अभी डायग्राम वापस दोबारा आके देखेंगे। जरा यहाँ पे देखना। पहला जो साइटोस्केलेटन है बच्चों उसे हम कहते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला। क्या है? सिलिया एंड फ्लैजिला। देखो सिलिया प्लूरल है, सिलियम जो है सिंगुलर है, फ्लैजिला सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, फ्लैजिलम सिंगुलर है। यह कह रहा आर हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यह जो सिलिया एंड फ्लैजिला है यह सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे आपको मिलेगा और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह आपको आउटर सरफेस पे देखने को मिलेगा और यह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चों? यह आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यह आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कौन सा? सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया जो होता है वो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है और जो फ्लैजिला होता है बच्चों वह आपको बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कह रहा है सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स व्हिच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स मीन्स होता है जो नाव का चप्पू आपने देखा होगा ना, उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि जो सिलिया है वो जैसे कि मान लो कि यह एक सेल है और इसके ऊपर छोटा 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 छोटे 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 स्ट्रक्चर जो होता है उसको सिलिया कहते हैं। और जब एक साथ वो मूव करता है, एक साथ अगर मूव करता है तो वह किसी भी सेल को मूवमेंट कराने में मदद करता है। इसलिए कह रहा है कि सिलिया जो होता है वो वर्क करता है लाइक ओर्स, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर ऑफ द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड।
या तो सेल को मूवमेंट करवाएगा या सराउंडिंग फ्लूइड को मूवमेंट करवाएगा। दोनों ही केस में सेल को एक मूवमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों? दोनों ही केस में सेल को एक मूवमेंट मिल जाता है। फ्लैजिला causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। समझ गए? फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। जैसे सिलिया आपने छोटा देखा, लेकिन फ्लैजिला ऐसा होता है। ये अगर यह एक सेल है तो फ्लैजिला बड़ा सा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यह जब मूव करता है, यह फ्लैजिला जब मूव करता है तो यह भी सेल को क्या देता है? एक मूवमेंट देता है। क्या देता है? मूवमेंट देता है। The prokaryotic bacteria also possesses flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella। See, जैसे कि प्रोटिस्टा अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है, और जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है वहां पर भी आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। पर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का फ्लैजिला जो होता है वह थोड़ा सा अलग होता है कंपैरिजन में किसके? यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के। सॉरी, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया कहना गलत होगा। यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैज, क्योंकि यूकैरियोटिक कोई बैक्टीरिया होता ही नहीं है। सारे के सारे जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, वो कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। कह रहा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम सो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अगर हम करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करें, तो जो सिलिया होता है और फ्लैजिला होता है वो कवर्ड रहता है किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कवर रहता है। जो सिलिया एंड फ्लैजिला होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कवर रहता है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि यह एक सेल है और इस सेल में यह फ्लैजिला है, तो इसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर रहेगा। इसकी बात कर रहा है, समझ गए? इसकी बात कर रहा है, इसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर रहेगा। समझ गए? देयर कोर कॉल्ड एक्सोनिम possess a number of microtubules running parallel to long axis। देखो अभी हम ऊपर देखेंगे, जैसे कि यह एक इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कि यह एक फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला है, और इसको अगर इस तरीके से काटे, ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरीके से काटे, तो ऊपर से देखेंगे ना तो सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस पेन को ही अगर मान लो कि इस पेन को ही अगर आप इस तरीके से काटते हो, इस तरीके, तो ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कुलर नजर आएगा। तो सर्कुलर कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और बीच का जो स्ट्रक्चर है उसी को कह रहा है बच्चों एक्सोनिम। क्या कह रहा है? एक्सोनिम। और ऊपर में इसके प्रोटीन्स इस तरीके से रहते हैं चारों तरफ से। इसके प्रोटीन्स इस तरीके से रहते हैं चारों तरफ से। इसके प्रोटीन्स इस तरीके से रहते हैं चारों तरफ से। इसके प्रोटीन्स इस तरीके से रहते हैं। अभी देखेंगे इसको, अभी इसको हम लोग देखेंगे। चारों तरफ से प्रोटीन्स रहते हैं। The exonium usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules। देखो जो एक्सोनिम है उसके पास 9 डबलेट रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। देखो इसकी बात कर रहा है। डबलेट सबसे पहली बात कर रहा है। डबलेट, डबलेट कहने का मतलब टू टू के पेयर में, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा 9 डबलेट प्रोटीन होता है। कैसा? दो दो के पेयर में रहेगा। 9 डबलेट प्रोटीन रहेगा। 9 डबलेट प्रोटीन। द एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ऐसा और 2 बीच में। 9 ऐसा और 2 बीच में रहता है। और पूरे स्ट्रक्चर को ही बच्चों हम बोलते हैं एक्सोनिम। कोर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पूरे बीच वाले को नहीं, पूरे स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं कोर। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्ड टू एज 9+2 अरेंजमेंट। 9+2, देखो 9 यहां से रहा और 2 यहां पे रहा, इसलिए उसको हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। क्या कहा हमने इसको? 9+2 अरेंजमेंट। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। देखो इसकी बात कर रहा है। यह जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है, दो, एक की बात, इसकी बात कर रहा है। एक कनेक्टेड है एक ब्रिज के थ्रू, और इस तरीके से सेंट्रल शीथ से यह कवर्ड भी है। सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड है बाय ब्रिज, और यह सेंट्रल शीथ से कवर्ड भी है। which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet
बाय ए रेडियल स्पोक। इस तरीके से देखो, ये अपने पेरिफेरल प्रोटीन से रेडियल स्पोक से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। जिस तरीके से साइकिल में देखते हो ना स्पोक से कनेक्टेड होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या रहेगा, स्पोक से वो कनेक्टेड रहेगा। क्या रहेगा, वो स्पोक से कनेक्टेड रहेगा, स्पोक से वो कनेक्टेड रहेगा। समझिए बच्चों, कह रहा 10 देर आर 9 रेडियल स्पोक्स, द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। यह जो पेरिफेरल डबलेट्स है बच्चों, यह भी एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड होगा, लिंकर से कनेक्टेड होगा। किस तरीके से होगा कनेक्टेड बच्चों, लिंकर से कनेक्टेड होगा। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जब सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, तो जो दोनों सीलिया एंड फ्लैजेला होता है, जिस स्ट्रक्चर से वह ओरिजिनेट होगा, उसको हम कहेंगे बच्चों बेसल बॉडी। क्या कहेंगे, उसको हम बेसल बॉडी कहेंगे। जो सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों की बात कर रहा है, जिस स्ट्रक्चर से वह ओरिजिनेट होगा बच्चों, उसको हम कहेंगे बेसल बॉडी। क्या कहेंगे, बेसल बॉडी। अब जरा देखो, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की बात कर रहा है। कह रहा है सेंट्रोसोम is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ना, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दो रहेगा, देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा दो स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर अरेंज रहता है, ऐसा। ऐसा दोनों एक दूसरे के ऊपर बच्चों परपेंडिकुलरली अरेंज रहता है। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। एक को सेंट्रियोल कहेंगे और दोनों को मिला के बच्चों हम सेंट्रोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे, एक को सेंट्रियोल कहेंगे और दोनों को मिलाकर हम सेंट्रोसोम कहेंगे। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। एमोर्फस ऐसा, एमोर्फस कुछ भी मतलब कि एमोर्फस कोई रेगुलर नहीं, इस तरीके से सराउंडेड रहेगा किसी लिक्विड लाइक मटेरियल से, इस तरीके से सराउंडेड रहेगा किसी लिक्विड लाइक मटेरियल से। बोथ द सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोसोम लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन व्हिच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील। देखो, बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे इस तरीके से खड़ा रहेगा। इन व्हिच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील। यह वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह बैलगाड़ी का जो पहिया होता था पहले, उस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसलिए कह रहा है कि एक सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वह कार्ट व्हील जैसा रहेगा। कैसा रहेगा, कार्ट व्हील जैसा रहेगा, कार्ट व्हील जैसा रहेगा बच्चों। देखो वो कैसा रहेगा बच्चों, वो कार्ट व्हील जैसा रहेगा। नेक्स्ट देखो जरा, कार्ट व्हील। दे आर मेड दे आर मेड अप ऑफ 9 इवेनली दे आर मेड अप ऑफ 9 इवेनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। 9 होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। यहाँ पर भी देखोगे ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ट्रिपलेट है। जैसे हमने सिलिया एंड फ्लैजेला में देखा, वहां पे हमें डबलेट प्रोटीन देखने को मिला, पर यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे बच्चों, तो वहां पे हमें ट्रिपलेट प्रोटीन देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमें ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, इस तरीके से हमें ट्रिपलेट प्रोटीन देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमें ट्रिपलेट प्रोटीन देखने को 9 है, मैंने कम बनाया है एक्चुअली में। ये टोटल जो है वो नंबर में 9 होता है और ट्रिपलेट होता है। पेरिफेरल प्रोटीन ट्रिपलेट होता है। दी एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड। एक दूसरे से यह आपस में कैसे रहते हैं, वो लिंक रहते हैं। एडजेसेंट प्रोटीन्स जो होते हैं लिंक रहते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेसिस कॉल्ड द हब। देखो, जो बीचों बीच वाला पोर्शन होता है वह भी प्रोटीनेसिस इन नेचर होता है, और उसको हम कहते हैं हब, which is connected with tubules of peripheral triplets by radial spokes। वह एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है बच्चों, वह रेडियल स्पोक से। जैसे अभी कार्ट व्हील में मैंने कहा ना कि ये बाहर वाला से अंदर कैसे कनेक्टेड रहेगा, स्पोक से, स्पोक के। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। और यह जो सेंट्रियोल होता है, अगेन इसी से फिर सिलिया एंड फ्लैजेला निकलता है। अभी अभी हमने देखा था पिछले वाले टॉपिक में कि यही सेंट्रियोल से सिलिया एंड फ्लैजेला का फॉर्मेशन होता है।
and spindle fiber that give rise to spindle apparatus during the cell division in an animal cell। यह जो सेंट्रियोल है इसका इतना इंपॉर्टेंस होता है कि सेल डिवीजन में यही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है और क्रोमोसोम को मूवमेंट करवाने का काम यही स्पिंडल फाइबर करवाता है। क्रोमोसोम को मूवमेंट करवाने का काम बच्चों यही स्पिंडल फाइबर करवाता है। अब अभी मैंने आपको सिलिया एंड फ्लैजिला बता दिया। अब जो मेरे पास नेक्स्ट है बच्चों वह है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब जो नेक्स्ट है हमारे मेरे पास टॉपिक वो है न्यूक्लियस। बस एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी कर आ रहा हूं। ओके बच्चों, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। करें न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। इस चैप्टर के पहले ही लाइन में यह लिखा हुआ था कि जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी था वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था इन द 1831। Later, the material of nucleus stained by basic dye was given the name chromatin by Fleming। जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल था, न्यूक्लियस का जो मटेरियल था उसको बाद में नाम दिया गया किसके द्वारा? क्रोमेट फ्लेमिंग के द्वारा। उसको डाई वगैरह, डाई मतलब होता है कलर वगैरह डाल के, और जो न्यूक्लियस का मटेरियल मतलब क्रोमोसोम की बात कर रहा है उसको नाम दिया गया था क्रोमेटिन। और किसने नाम दिया बच्चों? फ्लेमिंग ने। किसने नाम दिया? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने नाम दिया। करा द इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलॉबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। देखो, इंटरफेज न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे कि सेल जब डिवाइड करता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल जब डिवाइड करता है तो सेल डिवाइड करते समय इंटरफेज और एम फेज से होकर गुजरता है। इंटरफेज जो होता है उसका रेस्ट फेज कहलाता है बच्चों। इंटरफेज जो होता है उसका रेस्ट फेज कहलाता है। और उस समय जो डीएनए होता है वो ना तो ज्यादा कंडेंस रहता है और ना ही ज्यादा वो लूजली रहता है, बस नॉर्मल कंडेंस रहेगा। और उस टाइम के डीएनए को बच्चों हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? उस टाइम पे जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। समझ गए क्या? क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेसिफिक बॉडीज कॉल्ड द न्यूक्लियोलाई। सिर्फ the interphase nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। डीएनए की ही बात कर रहे हैं। जब यह पूरी तरीके से अभी कंडेंस नहीं है उसी को क्रोमेटिन कर रहा है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। देखो, न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। अभी मैं आपको डायग्राम से बनाकर दिखाता हूँ न्यूक्लियर मैट्रिक्स किसको कह रहा है, जरा देखना। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होगा उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहेंगे। और यह जो बीचों बीच ऐसा स्ट्रक्चर है, एक और स्ट्रक्चर जो डेंस है, उसको कहेंगे न्यूक्लियोलाई। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई या एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। समझ गए? न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलाई। यह सेल है, यह वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और यह जो डेंस वाला पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर उसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 15 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है बच्चों वह यह बताता है कि न्यूक्लियस जो है उसके पास भी दो मेम्ब्रेन होता है कुछ इस तरीके से। देखो, एक ऐसा स्ट्रक्चर हुआ और एक ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, और बीच बीच में आपको देखोगे बीच बीच में आपको पोर दिखेगा, छोटा छोटा छेद देखने को मिलेगा। छोटा छोटा छेद देखने को मिलेगा। समझ गए? छोटा छोटा छेद देखने को मिलेगा जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर कहेंगे। और दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच का गैप है उसी को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं बच्चों? पेरी न्यूक्लियर स्पेस forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। यह एक बैरियर बनाता है क्योंकि यह सेल का पार्ट है। तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको, और जो न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है
उन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह कौन करता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह सेपरेट करने का काम करता है। क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। समझ गए? कह रहा द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम्स इन इट। देखो अभी नेक्स्ट शायद हमने पढ़ चुका है कि जो सेल मेम्ब्रेन सिस्टम था, सॉरी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम था, उसमें हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, जैसे सेल है, सेल के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर से वो, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इस पे राइबोसोम भी होता है, और इसके पे राइबोसोम होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि यह प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री डायरेक्ट हम किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। कह रहा है एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियोलाई एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर व्हिच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। देखो कई जगह आपको दिखेगा, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, सपोज कर लो कि यह क्या है? यह एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। आपको कई जगह दिखेगा कि बीच बीच में गैप है। क्या है? बीच बीच में वो गैप है, बीच बीच में वो गैप है। और बीच बीच में वो जो गैप है उसी को बच्चों बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? उसको ही बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। उसको कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर पोर। और इसी न्यूक्लियर पोर से कुछ मटेरियल बाहर जाता है, कुछ मटेरियल अंदर आता है। इसी न्यूक्लियर पोर से बच्चों कुछ मटेरियल बाहर जाता है और कुछ मटेरियल अंदर आता है। These nuclear pores are passages through which the movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between the nucleus and cytoplasm। यह जो न्यूक्लियोपोर है, इसी के थ्रू कुछ मटेरियल अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा, अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। जनरली आप सेल में देखोगे बच्चों एक ही न्यूक्लियस होता है पर सेल, पर समटाइम्स यू मे सी कि आपको अलग अलग सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी देखने को मिल सकता है, एक से ज्यादा देखने को मिल सकता है। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। जनरली प्लांट में आपको, या जो पैरामीशियम जैसे होता है, वहां पर आपको डबल न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? पैरामीशियम का नाम दे देना, उसके पास दो न्यूक्लियस होता है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, जैसे कि शिव ट्यूब सेल जो होता है प्लांट का, वहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ तक कि जो आरबीसी होता है ह्यूमन का, एनिमल का, वहां पर भी आपको न्यूक्लियस एब्सेंट देखने को मिलेगा। इरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स एंड शिव ट्यूब सेल्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स, वहां उन दोनों जगह पे आपको क्या दिखेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस आपको एब्सेंट दिखेगा। वुड यू कंसीडर दीज सेल्स आर लिविंग? हाँ, क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? बाकी फंक्शंस तो परफॉर्म कर ही रहा है, बाकी फंक्शंस परफॉर्म कर ही रहा है, तो उसी लिविंग हम कंसीडर करेंगे। क्या? लिविंग कंसीडर करेंगे। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। देखो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसकी बात कर रहा है, सपोज करो कि ये न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और इसी के अंदर क्या रहेगा? डीएनए इस तरीके से रहेगा, डीएनए इस तरीके से रहेगा। और डीएनए अगर पूरा कंडेंस नहीं है तो उसको हम क्रोमेटिन कहेंगे। और जब यह पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएगा बच्चों, तब उसी डीएनए को हम कहेंगे क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो डेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है, जहां पर डीएनए वगैरह रहेगा जनरली, उस डेंस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलाई कहते हैं। समझ गए? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज एज इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसकी बात कर रहा है। जो न्यूक्लियोलस है उसका कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं रहता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, पर न्यूक्लियोलस की तरफ कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज अ साइट फॉर
एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यही यही न्यूक्लियोलस वह स्ट्रक्चर है जहां पर एक्टिवली राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, सॉरी राइबोसोम और होता है, वहां पर प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है और राइबोसोम का भी बनता है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल, जो न्यूक्लियस प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा वहां पर आपको बड़ा और ज्यादा न्यूक्लियोलस देखने को मिल सकता है, बड़ा और ज्यादा न्यूक्लियोलस देखने को बच्चों मिल सकता है। अब हम देखेंगे बच्चों क्या कह रहा है, you may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called the chromatin। अभी अभी मैंने बताया, देख लो, एक चीज कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, उसको याद रखना। डीएनए अगर इस तरीके से हो तो सिंपली डीएनए कहलाता है। अगर थोड़ा डेंस हो, थोड़ा और अगर कंडेंस हो जाए तो वही डीएनए क्रोमेटिन कहलाएगा। और अगर वो बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाए, बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाए तो वही डीएनए अब क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा। करा बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। देखो, जब डी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो यही डीएनए कंडेंस होके किसका फॉर्मेशन कर देगा बच्चों, क्रोमोसोम का। क्रोमा मीन्स होता है कलर और सोमा मीन्स होता है बॉडी। ऐसा बॉडी जो कलर को एब्जॉर्ब करे उसी को क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। यह जो क्रोमेटिन है, यहां तक कि जो क्रोमोसोम है बच्चों, इसके पास कुछ प्रोटीन्स होता है जिसे हम हिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है और कुछ इसके पास आरएनए भी होता है। क्या होता है, अ सिंगल ह्यूमन सेल has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 pairs of chromosomes। जो सिंगल ह्यूमन एक सिंगल सेल एक ह्यूमन को अगर हम देखें तो उसके पास 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है जो कि उसके 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है बच्चों, 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। करा यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन द क्लास 12। डीएनए किस तरीके से पैकेज्ड होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, हम क्लास 12 में इसको देखेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, उसी चैप्टर में बच्चों हम इसको देखेंगे। देखना जरा, कह रहा है एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। जब सेल डिवाइड करेगा सिर्फ उसी टाइम पे आपको क्रोमोसोम नजर आएगा, अदरवाइज आपको क्रोमोसोम वह नजर नहीं आएगा। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc shaped structure called kinetochores are present। देखो, क्रोमोसोम ऐसा कुछ होता है, ऊपर भी दिखलाया हो गया, मैं भी दिखला रहा हूं। और कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होता है गांठ। तो यहाँ पे देखो गांठ जैसा स्ट्रक्चर है, उसी को बच्चों बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं बच्चों हम काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। जहां पर क्रोमोसोम पे गांठ जैसा स्ट्रक्चर हो तो उसको सेंट्रोमियर कहेंगे, और जो सेंट्रोमियर है उसके ऊपर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे काइनेटोकोर। क्या कहेंगे बच्चों, काइनेटोकोर। करा सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। समझ गए, सेंट्रोमियर दोनों सेल के एक हिस्सा को इसको क्रोमेटिड कहेंगे और एक इसको क्रोमेटिड कहेंगे। होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। देखो, यह जो सेंट्रोमियर है यह ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, और इसका पोजीशन कहां पे है, कैसा है, उसके आधार पे हम क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में। पहला है बच्चों मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। कैसा, मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब कि एकदम बीचों बीच वो स्ट्रक्चर होगा तो उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। 2 इक्वल अलग अलग आर्म बनाएगा। देखो, ऊपर अलग एक आर्म, एक नीचे अलग आर्म, तो 2 इक्वल आर्म बनाएगा। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज
centromere slightly away from the middle of the chromosome resulting in one shorter and one longer arm। जो सब मेटासेंट्रिक है उसमें एक जो आर्म होगा थोड़ा बड़ा होगा और एक जो आर्म होगा थोड़ा छोटा होगा। एक आर्म थोड़ा सा बड़ा होगा और एक आर्म थोड़ा सा छोटा होगा। समझ गए? In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm। देखो एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पे देखो एक बहुत छोटा आर्म है और एक बहुत बड़ा आर्म है। इस केस को बच्चों हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। whereas the टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल। टीलोसेंट्रिक इसकी बात कर रहा है, ये देखो ना एकदम एंड पे ही जाके सेंट्रोमियर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। और यहाँ पे देखो कुछ गौर से, एक क्रोमोसोम के ऊपर भी कुछ एक डीएनए का हिस्सा होता है, उसको यहाँ पे अगेन एक गांठ बना, उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और यह जो डीएनए है बच्चों सबसे लास्ट में, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट मतलब होता है दूर। क्या होता है बच्चों? दूर। सैटेलाइट मतलब होता है क्या? दूर। क्या होता है? दूर। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constructions at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called satellite। कभी कभी आपको दिखेगा डीएनए के ऊपर अगेन एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है और वहां का जो डीएनए होता है वो नॉन स्टेनिंग होता है और उसे हम कहते हैं बच्चों सैटेलाइट डीएनए। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। लास्ट में है माइक्रोबॉडीज, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड वेसिकल्स। छोटा छोटा स्ट्रक्चर रहेगा, छोटा छोटा, दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में आपको यह माइक्रोबॉडीज देखने को मिलेगा जिसके अंदर क्या होता है? एंजाइम होता है। बच्चों आपका यह जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको करवाऊंगा फुल एनर्जी के साथ, फुल फ्रेश माइंड के साथ, और वह है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास।